मेरे साथ बैठे लखन साहब, मिश्री लाल जी, प्रियंका जी, और आज हम जो जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, देहदानी चंद्रिका प्रसाद जी आर्य का जो है 10वां भी है, और जिन कुरीतियों को छोड़ करके आपने जो ये सार्वजनिक रूप से जो कार्यक्रम आयोजित किया है, नहीं तो 10वें और 13वीं में इतने सारे पाखंड होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको छोड़ के आपने लोगों को जोड़ा है और उस काम का महत्व बताया है कि भाई उन्होंने क्या काम किया था और उस काम की इस देश में क्या ज़रूरत है। अगर अपन आंकड़े पे जाते हैं तो मैं आपको अगर बताऊं कि हमारे देश में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं और उनको आंखों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे देश में मुश्किल से 11-12 हज़ार नेत्रदान से आंखें मिलती हैं। उसी प्रकार अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे मेडिकल कॉलेजों में एक अगर बॉडी आती है तो 50-50 लोग उसको डिसेक्शन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बॉडी नहीं होती है। तो जैसे रायपुर का आयुर्वेदिक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, भी जितने कॉलेज खुल रहे हैं। तो दूसरी बात ये भी थी कि जैसे कि प्रियंका जी बताया कि 22 महीने में पहली बार कोई देहदान हुआ है बिलासपुर में। पिछले 22 महीने में ऐसा तो नहीं कि बिलासपुर में या बिलासपुर के आसपास के शहर में कोई मृत्यु नहीं हुई होगी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वकील, बहुत सारे अधिकारी, किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, किसी के परिवार ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हमको देहदान करना चाहिए। लेकिन वहीं आपके जो फंदवानी गांव का नाम मैं बताऊं बिल्कुल अमर हो गया है। मैं आज बैठे बैठे जो बातें सुन रहा हूँ, मिश्री लाल जी की जो बात सुन रहा हूँ, मैं बहुत सारी बात कहना चाहता था, लेकिन आप लोगों को तो बहुत सारी बातें पहले से पता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे बताने लायक तो कुछ बता ही नहीं है। मैं कहना चाहता था कि आप लोग नेत्रदान करिए, देहदान करिए। आप लोग तो खुद कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद करके यहाँ पर स्मारक बना करके हमें दिखाने के लिए बुलाया शहर के लोगों को कि भाई शहर के लोग आप लोग देखो आप लोग क्या करते हो। हम लोगों ने इतना बड़ा काम करके हमने आपको दिखाया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया और हम पढ़े लिखे लोगों को बुलाया है दिखाने के लिए। तो ये एकदम आईना दिखाने जैसी बात होती है। उस काम में आप लोग पूरे सफल रहे कि भाई हमको यह करना है यह नहीं करना है। शहर में देखिए बड़े बड़े स्थानों पर होता है, बहुत सारी रोज डेथ हो रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरते नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाने को सोचते हैं, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं। लेकिन यह जो काम हुआ है ये वैज्ञानिक चेतना वाला काम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला काम है। और जैसे कि कहा कि भाई बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, अंधविश्वासी रहते हैं, बहुत सारे वकील रहते हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसका दोष है ये कि हम अपने बच्चों को कभी भी अपने आसपास में घूमने नहीं दे पाते हैं। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि पहले बच्चा था अपने नेचर के आसपास रहता था, प्रकृति के आसपास रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था, लोगों से समझता था, जानता था, पूछता था। अब वो क्या है कि पहले तो घर में पढ़ता है, फिर ट्यूशन जाता है, उसके बाद कोचिंग चला जाता है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है। तो पूरी दुनिया जो है उसके लिए एक अजूबा है। उसका एक ही महत्व रहता है कि वो आगे चल के कैसे भी करके कोई एग्जाम पास कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, पुलिस में चले जाए। तो उसको किसी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो उसको यह भी मालूम नहीं है कि उसको ऐसी कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो हमारे गांव में हमको काम आएंगी, वहाँ क्या क्या ऐसी परेशानी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पढ़ने के बाद में अपने गांव नहीं आते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जैसे चंद्रिका प्रसाद जी जैसे जो अपने पढ़ाई के बाद भी उस पढ़ाई का उपयोग अपने गांव के लिए करते हैं, अपने गांव के लोगों के लिए करते हैं, अपने गांव के लोगों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि बताया पूरे कि मुझे तो उस मरीज के बारे में कुछ अभी याद नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई जो चिकित्सा है और जो शिक्षा है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, और यह हमको हमेशा ही सस्ते दरों में मिलना चाहिए, चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे प्राइवेट में जाएं, चाहे सरकारी में जाएं। उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी बहुत महंगा जो है उसके बाद ही उसको इलाज मिले। ये इस चीज़ का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो अंधविश्वास की बात होती है जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मैं शब्दों में कहूँगा कि जो हमारे बीच में जो अंधविश्वास है, अगर आपके बीच में जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट गोल होती है तो पूछता है कि लाइट कैसे गोल हो गई है। आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो पूछता है गाड़ी पंचर कैसे हो गई है। वो अगर आपके घर में कोई भी तकलीफ होती है तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई बिजली कैसे चालू होगी, हवा कैसे आ रही है, पंखा कैसे चालू हो रहा है। हर छोटे छोटे से लेकर के बड़े प्रश्न का जवाब पूछता है। बिजली क्यों आ रही है, क्यों जा रही है, पानी क्यों गिर रहा है, बिजली क्यों चमकती है, हवा क्यों चल रही है, गर्मी का मौसम क्यों आ रहा है, हर चीज पूछता है। वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन वही बच्चा जब आगे चल के बड़ा हो जाता है,
इतनी सारी सामाजिक कुरीतियों से वो मिलते भिड़ते आगे आता है कि उसको अगर घर से बाहर भी निकलना है तो कई बार उसको लगता है कि मुहूर्त देख के जाना चाहिए। उसको लगता है कि सूरज ग्रहण तो नहीं पड़ा है, चंद्र ग्रहण तो नहीं है, हम घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। बहुत सारे टीवी में ऐसे विज्ञापन आते हैं, बहुत सारे सीरियल आते हैं। जैसे कि अभी मेरे पहले के वक्ताओं ने कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है। ना कोई भूत होता है, ना प्रेत होता है, ना कोई ऐसी आत्मा होती है, और ना ही कोई ऐसा आपको उसके नाम पे तंग कर सकता है। पिछले 30 सालों से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। आप देखिए इतने सारे लोग डॉक्टर हैं, उनको कभी कोई भूत तंग नहीं करता है। जितने लोग सेना में लोग जाते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, मरते हैं, उनको कभी भूत तंग नहीं करता है। लेकिन भूत किसको तंग कर रहा है? एक बच्ची है गांव की जिसको बुखार आ गया है, उसको दिमाग में बुखार है, बीमार हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, मेंटल उसका डिस्टर्बेंस हो गया है। वो अगर चिल्ला रही है तो बहगा बोलेगा भूत पकड़ लिया है। लेकिन भूत भाई उसको क्यों पकड़ेगा? अगर भूत को पकड़ने तो हमको पकड़े आगे। हम लोग डॉक्टर लोग हैं, पुलिस वाले हैं, कितने लोग से मारपीट करते हैं, उनको पकड़ेगा। ऐसे बच्चे को क्यों पकड़ेगा भूत? या किसी महिला को आगे क्यों पकड़ेगा भूत? या कोई गर्भवती महिला है, बुखार आ रहा है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बता नहीं पा रही है, अगर वो कुछ बात करती है उठपटांग तो लोग कहेंगे कि भाई इसको भूत पकड़ लिया है, इसकी झाड़ फूक करेंगे। लेकिन एक और प्रश्न है, जैसा कि मैं कहूँगा कि हमारे घरों में जो गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे घरों में वैज्ञानिक उपकरण हैं, हमारे घर में टीवी है, जब वो टीवी हमारा खराब होता है तो हम उसका क्या करते हैं? झाड़ फूक कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। जब हमारी मोटरसाइकिल खराब होती है तो हम उसकी झाड़ फूक कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। जब हमारा पंखा खराब होता है तो हम उसकी झाड़ फूक कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। जो छोटी छोटी मशीनें हैं, जो 10,000 की हैं, 20,000 की हैं, 25,000 की हैं, जब वो खराब हो जाती हैं तो हम उसको सुधरवाने के लिए उसके मैकेनिक के पास जाते हैं, उसकी झाड़ फूक नहीं कराते हैं, उस पर ताबीज नहीं बनवाते हैं, उस पर काला धागा नहीं बनवाते हैं। लेकिन जब हमारा जो शरीर है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसका अनमोल शरीर है, जब उसमें कोई खराबी आती है तो व्यक्ति को लगता है कि उसको पहले बैगा के पास जाना चाहिए, उसको झाड़ फूक कराना चाहिए, उसको ताबीज पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसी मशीनें हैं उससे ज़्यादा कीमती है। हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवक हैं, जो शिक्षक हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, वो आपको बताएंगे आगे क्या करना है। और ये सिर्फ पढ़ाई बीमारी के बारे में नहीं है, आपकी नौकरी के बारे में है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, आप उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं आप उनसे मिलिए। नहीं तो क्या होता है कि हम जो पेपरों में कचरे विज्ञापन आते हैं, ज्योतिषी के विज्ञापन आते हैं कि आपकी 24 घंटे में समस्या हल हो जाएगी, चमत्कारी का अंगूठी पहनिए, ये रत्न करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में आकर के लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी भी आते हैं, होटलों में रुकते हैं, होटल में ज्योतिषी आता है, बैनर लगाता है कि 3 दिन में समस्या सुलझ जाएगी, उसकी फीस है 1500 रुपए। आपको ऐसे किसी में नहीं पड़ना है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान कोई बैगा, मौलवी, पंडित ऐसा आदमी कर सकता है। लेकिन विज्ञापनों में देखिए आप रहता है आपकी 3 घंटे में सबसे समस्या का समाधान आएगा। 3 घंटे में कभी कोई पेशी नहीं पड़ती है क्या? प्रियंका जी बैठी है यहाँ पर। 3 घंटे में कोई व्यक्ति की स्कूल बन सकता है क्या? 3 घंटे में आपका भविष्य कैसे बन सकता है? ये सब जो बातें हैं ये धोखाधड़ी की बातें हैं, और इन धोखाधड़ी की बातों में हमको नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिए कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं। ऐसे 4-5 चमत्कार में लेकर के आए हूँ, हम आपको दिखाएंगे। उनके पीछे रसायन होता है, क्योंकि जिस भी चीज की हमको जानकारी नहीं होती है वो हमको चमत्कार लगता है। जैसे मोबाइल जो बनाना है वो हमारे लिए तो चमत्कार जैसा है ना, जादू जैसा है, क्योंकि हमको मोबाइल चालू करने और बंद करने के अलावा कुछ नहीं आता है। टीवी चालू करने के अलावा बंद करने हमको नहीं आता है। जो चीज हमको नहीं मालूम है वो हमारे लिए चमत्कार है, लेकिन उसका जो बनाने वाला आदमी है उसके लिए वो साधारण सी बात है। जैसे हमारे लिए आंख का ऑपरेशन करना बहुत साधारण बात है, 10 मिनट का काम है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति आता है आंख दिखाने के लिए, जो बेचारे को नहीं दिख रहा है कई साल से, उसके लिए तो चमत्कार है। तो इसमें एक साइंस होता है, हमको उस साइंस को जानने की जरूरत है। जो देहदान की जो बात है उसमें अगर व्यक्ति पढ़ेगा नहीं ठीक से, उसको मालूम नहीं रहेगा कि कौन सी नस कहाँ है, कौन सी नाड़ी कहाँ है, कौन सी हड्डी कहाँ से खुलती है, तो उसको जो डॉक्टर बनेगा उसको कैसे पता रहेगा। और कोई प्लास्टिक की बॉडी से डिसेक्शन करने का कोई मतलब नहीं होता। जो आर्टिफिशियल बॉडी होती है उसमें आपको सेंसेशन नहीं आएगा। अगर सही में कोई बॉडी रहेगी सीखने के लिए तो आदमी के मन में एक पीड़ा भी होगी उसके ऊपर चाकू चलाते, चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे कोई भी हो।
लेकिन अगर आप प्लास्टिक का कोई मॉडल लेंगे, जैसे बच्चे घर में गोली मारते हैं खिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह जो बहुत जरूरी है, जो देहदान है बहुत जरूरी है। जो अंगदान की बात होती है, हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि हमारे प्रदेश में भी अंगदान के लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा कि केरल में और बहुत सारे साउथ दक्षिण भारत के प्रदेश में ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मरने वाला है या वो ठीक नहीं हो सकता है, उसके ब्रेन डेथ हो गया है, तो उसके कुछ शरीर के अंगों को निकाल के दूसरे शरीर के अंगों में लगा दिया जाता है, जो अंग खराब रहते हैं, उसको अंगदान कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लीवर है, जैसे स्प्लीन है, किडनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो उसके लिए भी एक ज़रूरत है। लेकिन जब तक हम सब लोग पढ़े लिखे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हमको जानकारी नहीं होगी, तो हम उसके बारे में सरकार से मांग नहीं कर सकते। और कोई भी सरकार जो है आपके बिना मांगे कुछ देने वाली नहीं है, यह बात भी है। और अंतिम बात मैं कहूँगा, जो सामाजिक बहिष्कार की जो बात होती है, जो सामाजिक बहिष्कार है, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने एक आंकड़ा लाया है, करीब 30,000 परिवार ऐसे हैं जिनका बहिष्कार हुआ है। और वो किसी एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, अग्रवाल समाज में है, कुर्मी समाज में है, साहू समाज में, हर समाज में है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको वापस लेना नहीं चाहते। उनको वापस लेने के लिए उनसे वो पैसे मांगते हैं, उनसे वापस लेने के लिए उनसे वो बोलते हैं कि हमको एक पूरा भोजन करवाना पड़ेगा। और छोटे छोटे कारण है, जैसे प्रियंका जी ने कहा, शादी की बात हो गई, किसी ने शादी कर लिया तो वो कोई गुनाह कर लिया, किसी ने अगर किसी ने अपने खेत में बिना पूछे जाकर के कुछ कर लिया तो उनको लगता है कि उसने हमारा नहीं माना। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई उनके कहने पर वोट नहीं दिया तो भी उसको समाज से बाहर कर दिया कि भाई हमारा निर्णय था, वोट नहीं दिया। लेकिन एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, वो हर बात को करने के लिए आज़ाद है। आप उसको बांध करके हर बात को नहीं मनवा सकते, क्योंकि हम छोटे बच्चे को भी नहीं मनवा सकते अपने घर के किसी बात के लिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपसे करना चाह रहा था। मैं आपको कुछ 4-5 मेरे पास में ट्रिक्स का सामान है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तब तक के जो अगले वक्ता है उनको, आपको तैयारी में कुछ टाइम लगेगा। हाँ जी।